हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक टॉपिक स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये टॉपिक हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो आज इसे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लेट्स चेक द वॉल्यूम फर्स्ट। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्कोप। हमें पता है स्कोप, सबसे पहली बात ये है कि स्कोप से मतलब क्या है। स्कोप का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम किस किस एरियाज़ में पढ़ सकते हैं, ये कौन कौन से एरिया में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक सोल सब्जेक्ट है जो अकेले पढ़ा जाएगा। ये आप बहुत सारी जगह के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ सकते हैं। एंड सेकेंडरी थिंग, बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज़ हैं इसके, जहाँ पे जाके हम इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कोप सबसे पहला यही है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का कि इकोलॉजिकल अवेयरनेस, ये लोगों के अंदर एक इकोलॉजिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। इकोलॉजिकल अवेयरनेस से मतलब ये होता है कि इकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि देखो, पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। सिस्टम क्या है, मतलब लोगों को पता चलता है कि हमारी इकोलॉजी कैसे चल रही है। पानी ग्राउंड पे गया, ग्राउंड में पानी कैसे आया, कि बारिश से आया, बारिश से वाटर हार्वेस्टिंग हुई, नीचे गया, उसके बाद जाके ये एक साइकिल है, ये एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम्स जो हैं इसको ये अंडरस्टैंड करवाता है, इंक्लूडिंग द इंटरकनेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। और हमारे जो कनेक्शंस हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या कनेक्शन है, वो सिर्फ इनका उनके एनवायरनमेंट के साथ नहीं है, जबकि एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी एक कनेक्शन है। तो ये उसके बारे में भी बात करता है। इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस एंड हेल्दी प्लैनेट। तो ये एम्फसाइज करता है किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी हमें पता है कि इंडिया में बहुत वास्ट है। एंड इकोसिस्टम इन मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड और हेल्दी प्लैनेट। तो ये बताता है, जो इकोलॉजिकल अवेयरनेस देता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसमें ये लोगों को बताता है कि एक बैलेंस्ड और हेल्दी प्लैनेट को कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो दूसरा जो स्कोप है, जो एक एरिया है, इसका स्कोप का मतलब बेसिकली एरिया भी होता है। तो वो एरिया एक यही है कि कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये भी इसका एरिया है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। किसके एडवोकेट क्या करते हैं? कंजर्वेशन के। कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, लैंडस्केप्स हो गए। ठीक है, तो ये क्यों हमें बचाने चाहिए, इसके बारे में भी ये बात करता है। ये इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही नहीं, ये प्लस कम्युनिटीज़ को भी, लोगों के ग्रुप को बताता है कि आपको एक्शंस लेने हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे हमें पता है चिपको आंदोलन हुआ, बहुत सारे चीज़ें हुई। जो रिसेंटली मुंबई में एक केस हुआ था, है ना, पेड़ काटने के लिए। तो ऐसे जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी स्टेप लेते हैं कि आप जो कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करें एनवायरनमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। वेट अ सेकेंड, यस, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। क्या? सस्टेनेबिलिटी। तो ये एक स्कोप, एक एरिया जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, वो सस्टेनेबिलिटी भी है। तो अ कोर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे छोड़ दें। ठीक है, दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, एंड लर्निंग हाउ टू लिव इन वेज दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। वही जो मैंने बोला कि आप आज की ज़रूरत को पूरा कर लें और आगे वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल वाटर को निकाले ही जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर को निकाले ही जा रहे हैं, या पेड़ काटे जा रहे हैं अर्बनाइजेशन के लिए। तो ऐसा ना हो, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी कि हमें अपने बच्चों के बारे में भी, आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना होता है। आगे चलते हैं। फिर आता है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। राइट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक एरिया है। एनवायरमेंटल एजुकेशन एड्रेसेस द क्रिटिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको भी ये बहुत अच्छे से कवर करता है। इट एजुकेट्स इंडिविजुअल्स अबाउट द कॉजेज,
कॉन्सिक्वेंसेस, पोटेंशियल सॉल्यूशन टू मिटिगेट एंड अडेप्ट अ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये लोगों को ये भी बताता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ये क्यों हुआ है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, पोटेंशियल सॉल्यूशन और कैसे हम इसके सॉल्यूशंस दूसरे हो सकते हैं, या फिर टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, और फिर हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को कैसे अडेप्ट करें। तो ये भी एक पोटेंशियल एरिया है जिसके बारे में एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो बात करता है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे और उसके बाद नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल एथिक्स। तो एनवायरमेंटल एथिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, कि जो एथिक्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनवायरमेंटल एजुकेशन में। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग दैट ह्यूमन एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एंड देयर स्पीशीज़। एथिक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़, राइट। कि कहते हैं ना कि ह्यूमन एथिक्स नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, जैसे एक जनरल सेंस में बात करें कि कोई घर पर आ रहा है तो आपको उसको पानी पिलाना, ये करना, तो एक एथिक्स होते हैं जो हमको प्ले करने होते हैं। तो वो एथिक्स जो हैं वो एक पर्सन के अंदर इंडिविजुअली और एज अ कम्युनिटी आने चाहिए। तो वो भी एक स्कोप है, वो भी एक एरिया है, जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाते हैं तो वो इसको भी टच करता है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेचुरल वर्ल्ड एंड अदर स्पीशीज़, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी एक एरिया है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एजुकेट्स पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उन्हें ये बताता है कि आपको जो वेस्ट है वो मैनेज क्यों करना है, राइट। जैसे आजकल हम देखते हैं कि गीला कचरा एक में, सूखा कचरा एक में, ऑर्गेनिक से हम खाद भी बना लेते हैं, तो उसकी इम्पॉर्टेंस बताता है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। अगर हम मिक्स करके फेंकेंगे तो कितना यूज़लेस है वो, या कितना हार्मफुल है वो, तो ये होता है। उसके अलावा इंक्लूड रिसाइकलिंग जो हमने बता दिया, रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन एंड अडॉप्टिंग, ये देखिए सस्टेनेबल वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। जैसे पेजेस हैं उनको हम फेंक देते हैं, तो वो फेंकना नहीं, उसे हम रिसाइकिल में भी भेज सकते हैं। वेस्ट को हम कम भी जनरेट कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर लें हम, तो वेस्ट जनरेशन कम होगा, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड लॉज। तो अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड लॉज इज़ अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट। तो जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं उनको समझना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, राइट। अब जैसे कि कुछ पॉलिसी आई, अब उनको पढ़ाएगा कौन, बच्चों को, इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, कैसे पता चलेगा, तो वो भी एनवायरमेंटल एजुकेशन बताता है। तो इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एडवोकेट्स फॉर स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। तो उनको क्या करता है, इनेबल करता है इंडिविजुअल को वो पार्टिसिपेट करें एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और एडवोकेट करें स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को। जैसे पीटा वगैरह आ गया है आजकल, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सिटीजन साइंस। सिटीजन साइंस एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन इन्वॉल्व citizen science initiative where people actively contribute to scientific research and data collection to address environmental challenges। तो इसमें क्या है, सिटीज़न का एक्टिव रोल है, पीपल का एक्टिव रोल है कि वो लोग जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही हैं उनमें एक कंट्रीब्यूशन दें। हमसे हो सकता है हम जब डेटा कलेक्ट करें तो उनसे कुछ पूछ लें, है ना, या जो पूरे ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को पता है कि कैसे सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो हो सकता है वो इसको कर लें, है ना, टू एड्रेस एनवायरमेंटल एजुकेशन चैलेंजेस, ठीक है। तो ये सिटीजन साइंस का मतलब यही है कि पीपल जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें, जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों से डील करने में, उसमें सिटीजन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो दैट इज़ सिटीजन साइंस। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन ऑल्सो एड्रेस इशूज़ ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस, social equity, recognizing that certain communities bear a disproportionate burden of environmental pollution and degradation, right। तो कहते हैं ना सबको उनका ड्यू रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स सबसे कम पॉल्यूट करती हैं, सबसे कम दिक्कतें करती हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसमें रिकग्निशन होता है कि कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो हम उस हिसाब से उनको इक्विटी देते हैं। इक्विटी का मतलब हम पढ़ चुके हैं एक शॉर्ट में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फ़र्क है।
तो रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्टेन कम्युनिटीज़ जिनको ये मिला हुआ है उनको हम रिकॉग्निशन देंगे, राइट। नेक्स्ट आता है एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म, है ना। तो इट कैन एम्पावर इंडिविजुअल टू बिकम एडवोकेट्स एंड एक्टिविस्ट फॉर एनवायरमेंटल कॉजेज़। हमें पता है आजकल कितने एक्टिविस्ट हैं एनवायरमेंटल कॉजेज़ के लिए, है ना। प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंज, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, लोकल, नेशनल, ग्लोबल, तीनों लेवल पे। तो वही कि हमें पता है कि इन लोग को कितने सारे एक्टिविस्ट आ गए हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस उसको प्रमोट करते हैं, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये ख़त्म हो गया हमारा स्कोप। तो अब तक हमने मीनिंग, एम्स, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स, नेचर और ये सब कवर कर चुका है। उसके अलावा एक सीरीज़ भी चल रही है शॉर्ट्स पे जेंडर को रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड जो टर्म है कि सिस जेंडर क्या है, वो क्या है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।